हेलो फ्रेंड्स। आज हम संख्या पद्धति का अगला भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। √2 तथा √3 के बीच आने वाली दो परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए, यदि दो धनात्मक संख्याएं x और y हैं, यदि दो धनात्मक संख्याएं x तथा y हैं, तो उनके बीच की परिमेय संख्या √(x, y). अब देखिए, √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या बराबर √√2 गुणा √3। ये कितना हो जाएगा? फिर उसके अंदर √6, √2 और √3 की गुणा करेंगे तो √6 आएगा। अभी हो जाएगा √6 की पावर 1/2 इक्वल टू 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2, 6 की पावर 1/4। देखिए, √x इक्वल टू कितना होगा? x की पावर 1/2 और √x उसके ऊपर √, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 1/4, 1/√2, सॉरी 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्या निकाल। अब एक √2 और 6 पावर 1/4 के बीच निकाल सकते हैं, एक 6 पावर 1/4 और √3 के बीच में निकाल सकते हैं। तो हमें एक संख्या निकालनी है, तो हम निकालेंगे √2 और 6 की पावर 1/4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर √2 इंटू 6 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 1/2। देखिए, 2 की पावर 1/4 गुणा 6 की पावर 1/, ये आ गई। अब √2 और √3 के बीच की परिमेय दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 6 की पावर 1/4 कामा 2 की घात 1/4 गुणा 6 की घात 1/8। अब इसमें आपको दो धनात्मक संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए। यदि दो धनात्मक परिमेय संख्या है तथा y है, तो उनके बीच की परिमेय संख्या
रूट एक्स बाई, इसको याद रखिए। अब कोई सी भी दो संख्याएं ले लो, उनके बीच में इसी तरह से परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए दो संख्याएं लेते जाओ, उनके बीच की संख्या निकालते जाओ। इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आती हैं, तो अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आती है। अगला देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एन के रूप का होता है, जहां एन एक प्राकृत संख्या है, तो असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, और धनात्मक संख्याओं को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं को अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो ऋणात्मक संख्या जब वर्गमूल निकालेंगे तो -1 आई स्क्वायर लेते हैं, 11th क्लास में पढ़ोगे जाके, आई स्क्वायर -1 होता है। तो जैसे अंडर रूट -3 है तो क्या ले सकते हैं, 3 आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ±√3 आई। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे जाके, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, और संख्या रेखा पे इसको निरूपित इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसको सभी संख्याओं को माइनस वाली संख्याओं को रूट एम के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, केवल धनात्मक संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो ये असत्य हुआ, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं रूट एम के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें तो परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, तो इसमें √1 है, तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए, √1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √4 का 2, √9 का 3 आ गया, √16 का 4 आ गया, √25 5 आ जाएगा, √30 6 आ जाएगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ परिमेय भी आ जाते हैं। अब जैसे √4 है, इसके अगला कितना आ जाएगा, √5, वो अपरिमेय होगा। √6 अपरिमेय होगा, √7 अपरिमेय होगा, √8 अपरिमेय होगा, फिर आ जाएगा √9, √9 3 हो गया, ये परिमेय हो गया। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं, तो समझिए। अब हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन है, 7/8 को दशमलव रूप में प्रकट कीजिए। 7/8 को 7/8 को दशमलव
रूप में प्रकट की गई। आंसर देखिए, अब 7/8 से सॉरी 7/8 में 8 से 7 को भाग देंगे, 8 से 7 को भाग देंगे तो 8 जो है 7 से ज्यादा है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लेंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 में 72 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 8 8 64, 8 64 कितने बचे 6, यहाँ से लेंगे, हासिल होगा 10, 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ कितने 6 बचे, 6 में 6 गया कुछ नहीं बचा, तो 1 0 लगाएंगे, 8 सत्ते 56, अब कितने बचे 4, फिर 0 लगाओगे, 8 पंजे 40, ये इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज देखिए, इसमें शेषफल 0 है तथा भागफल 0.875 है, शेषफल 0 है तथा भागफल 0.875 है। अब ये जब पूर्णतया कट गया है दशमलव के 3 स्थानों के बाद में, इस तरह के जब भागफल आते हैं तो हम ये कहते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि कुछ चरणों के बाद में वो पूरा हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो भागफल कैसा हो गया, शांत हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि सीमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, कि सीमित चरणों मतलब 3 चरण के बाद, सीमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। सीमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इस प्रसार को सीमित या शांत, इस प्रसार को सीमित या शांत, सीमित या शांत इंग्लिश लिखेंगे टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए ये याद कर लीजिए, सीमित या शांत जो प्रसार कुछ चरणों के बाद, मतलब जब हम भाग करते हैं, भाग करने के बाद कहीं एक जगह ऐसी आती है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, यहाँ जैसे कंप्लीट हो जाता है, जैसे 0.875, इसके बाद में यहाँ पे जाके आगे ये 0 बचता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो इस तरह के प्रसार को हम सीमित या शांत कहते हैं। अगर वो दशमलव के बाद चलता रहता है आगे, अब 2 कंडीशन बनती है आगे चलते रहने में, कि एक समय के बाद क्या, सपोज करो कोई संख्या है 0.3333 या 0.24555, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा हो जाता है,
रिपीटिंग वाला आ जाता है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, बार बार हो जाता है। एक ऐसा आता है कि जिसमें रिपीट नहीं होता है, हर मतलब बदल बदल के आते हैं, संख्याएं बदल बदल के आती हैं। तो उस तरह के प्रसार को कैसे कहते हैं? अशांत। ठीक है, अशांत ए भी है, लेकिन इसमें बार बार आ रहा है, नंबर बार बार आ रहा है। तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो सीमित या अशांत, दूसरी क्या है? अशांत वाली। अब अशांत में भी दो कंडीशन है, एक तो है कि उसमें नंबर बार बार वही संख्याएं आने लगती हैं, कुछ चरणों के बाद में बार बार वही संख्याएं आने लगती हैं, और एक कंडीशन ये बन रही है कि बदल बदल की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि जो कुछ चरणों के बाद भागफल कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसको सीमित या शांत या टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशनें इसमें बनती हैं, उसके हम कुछ उदाहरण करते हैं, फिर आप उससे समझिए। कुछ उदाहरण लेते हैं उसके। देखिए क्वेश्चन, 1/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब 1/3 का दशमलव प्रसार करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 1 के लिए 3 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या लेंगे? दशमलव। अब यहाँ क्या लगे? दशमलव लेते हैं, जीरो लगा दिया, तो 3 तिया 9, कितना बचा? 1, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 बचा। इसका मतलब क्या है? 1/3 बराबर 0.33333 ये चलता है, इसको 0.3 पे बार इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्याओं के दशमलव प्रसार को असीमित या आसान, इस तरह की संख्याओं के दशमलव प्रसार को सीमित या असीमित या आसान, सीमित या आसान, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, असीमित या आसान कौन से वाले? जिसमें ये बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है।
क्या कहेंगे, अशांत, असीमित या अशांत। अब एक कंडीशन और बन रही है, जिसमें संख्याएं बदल बदल के आती है, वो भी एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब इसका एक नाम और है, अनबसानी आवर्ती। क्या कहते हैं इसको, अनबसानी आवर्ती। अनबसानी आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या आती है, अनबसानी आवर्ती। असीमित, प्रसार, अशांत, असीमित या अशांत या अनबसानी आवर्ती। क्वेश्चन जब आए तो इस तरह से, अगर अनबसानी आवर्ती है या नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए कि ये इसी को कहते हैं। अगला उदाहरण करते हैं। क्वेश्चन है अगला, 8/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 8/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं। देखो, 11 से 8 को भाग करेंगे तो 8 जो है 11 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, दशमलव लेके जीरो लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। 11×7=77, कितने बचे, 3, जीरो लगाया। 11×2=22, फिर कितने आ गए, 8, फिर एक जीरो लगा लेंगे। दशमलव जो लगा लेते हैं एक बार, तो उसके बाद एक जीरो हर स्टेप पे कॉपी कर, तो 11×7=77, कितने बचे, 3, जीरो लगाया। 11×2=22, फिर फिर 8 बचे, जीरो लगाया। 11×7=77, फिर 3 आया, जीरो लगाया। 11×2=22, फिर 8 बचा। इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 8/11 बराबर 0.727272 डॉट 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 बराबर 0.72, इस पे लगा देंगे बार। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, एक नाम ही हो गया, और दो पहले लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, अथवा असीमित या अशांत। असीमित अथवा अशांत प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो फिनिश नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। इस प्रकार के प्रसार को अनावश्यक आवर्ती अथवा असीमित या अशांत प्रसार कहते हैं। एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का
दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति अशांत होगा। हाँ सॉरी, शांत है, शांत या अनवसानी आवृत्ति होता है। जो कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में कहेंगे ना, टर्मिनेटिंग नॉन, पहले तो आएंगे इसमें टर्मिनेटिंग। ये तो एक तरह हो गई, जिसमें वो आया था 0.875, वो वाला क्वेश्चन इसके अंतर्गत होता है, कैसा था, टर्मिनेटिंग। और दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, अनवसानी आवृत्ति अथवा असीम आसान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।